राम राम जी सारे ने। मेरा नाम संदीप राठी है। आज हम प्रेसिडेंट की पावर्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रेसिडेंट के बारे में जितने भी आर्टिकल थे मैंने आप सभी को पिछली वीडियो में करवा दिए थे। अब जितनी इंपॉर्टेंट शक्तियों के बारे में और उनके आर्टिकल्स के बारे में मैं आप सभी को बताऊंगा, तो आप सभी को सारी चीज़ें नोट कर लेनी है और उनको बार बार रिवाइज करना है। इसके साथ साथ जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो भी मैं आप सभी को कराऊंगा और उसके बाद 5 क्वेश्चन आपसे पूछूंगा जिसका जवाब आप सभी को कमेंट सेक्शन में देकर जाना है। अगर आप इन चीज़ों को स्किप करोगे तो आप सभी को नुकसान होगा, क्योंकि मैं आप सभी का रिवीजन भी साथ साथ करा रहा हूँ। इस चीज़ का ध्यान रखना है। हमारे संविधान में राष्ट्रपति को बहुत सारी शक्तियाँ दी गई हैं जिनका यूज करके भारत की जो संप्रभुता है, अखंडता है, वो बनी रहती है और राष्ट्रपति कभी भी उन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। राष्ट्रपति के पास जितनी भी शक्तियां हैं उनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। ज़्यादा मैं आप सभी का टाइम पास नहीं करूंगा फालतू बातें करके, सीधे पॉइंट पे चलते हैं। तो भाई पहला पॉइंट है सदन की बैठक बुलाने, पोस्टपोन करने व सदन को भंग करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। लेकिन सदन को भंग करने की शक्ति तो मैंने लिख दिया, लेकिन कौन सा सदन वो आप सभी को याद रखना है, केवल लोकसभा को, क्योंकि राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, उसको भंग नहीं किया जा सकता। उसमें इलेक्शंस बार बार होते रहते हैं जिसकी वजह से मेंबर बार बार निर्वाचित होते रहते हैं, इसलिए उसको भंग नहीं किया जा सकता। उसके बाद हम दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, जॉइंट मीटिंग। जब राष्ट्रपति को किसी विधेयक पर कोई मान लो लड़ाई झगड़ा चल रहा है, सदन उसको अच्छे तरीके से पास नहीं कर रहा, तो राष्ट्रपति को लगता है कि हमें जॉइंट सीटिंग बुलानी चाहिए और उसके बाद उसको पास करवा लेना चाहिए। अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है तो वो दोनों सदनों की मीटिंग बुला सकता है। लेकिन आप सभी को एक चीज़ ध्यान रखनी है, इस मीटिंग का जो संयुक्त अध्यक्ष कौन होगा वो आप सभी को याद रखना है, लोकसभा स्पीकर। आप सभी गलती करते हो। जो राष्ट्रपति है वो आर्टिकल 108 के तहत जॉइंट सीटिंग तो बुला सकता है, लेकिन अगर पेपर में ये आ गया कि अध्यक्ष कौन होगा तो आप भागकर राष्ट्रपति का जो ऑप्शन होगा उस पर निशान लगाओगे, जिसकी वजह से आपका एक नंबर कट जाएगा। आप सभी को ध्यान रखना है कि जो संयुक्त अध्यक्ष होगा वो लोकसभा स्पीकर होगा। अभिभाषण देने की शक्ति, अभिभाषण देने की शक्ति में क्या होता है भाई, जैसे जनरल इलेक्शन हो गए हमारे देश में, उसके बाद एमपी चुन के आए लोकसभा के, तो राष्ट्रपति को उनको एड्रेस करने की शक्ति है, उनको स्पीच देते हैं राष्ट्रपति सदन के अंदर। उसके बाद हम बात करेंगे मनोनीत करने की शक्ति। तो भाई इस शक्ति की मैं आप सभी को कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आप सभी को कराऊंगा। तो भाई नॉमिनेशन की शक्ति है राष्ट्रपति के पास। तो भाई लोकसभा और राज्यसभा दोनों में मेंबर्स अपॉइंट करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। पहले हम राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि 12 एमपीज में भी नॉमिनेटेड, राष्ट्रपति 12 एमपीज को नियुक्त कर सकता है, अपनी तरफ से उनको मनोनीत कर सकता है। वो कौन से फील्ड से होंगे, तो साहित्य से, कला से, सोशल सर्विस से और साइंस से। जो राज्यसभा के एमपी हैं वो किस आर्टिकल के तहत नॉमिनेट किए जा सकते हैं, आर्टिकल 81 ए पार्ट। अब हम लोकसभा के बारे में बात करेंगे तो उसमें 2 एमपीज ऑफ लोकसभा में भी नॉमिनेटेड। ये कौन से होते थे भाई, एंग्लो इंडियंस। 2 एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट किया जाता था, आर्टिकल 331। आप सभी को ये भी पता होना चाहिए कि जो एंग्लो इंडियंस को मनोनीत करने के प्रावधान थे वे खत्म कर दिए गए हैं। तो किस संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग, 104वां संविधान संशोधन 2020। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 5 की, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं उनको डिस्क्वालीफाई कैसे किया जाता है, उनकी सदस्यता कैसे रद्द करी जाती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप सभी ने कुछ समय पहले सुना था कि राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द कर दिया गया है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्या प्रेसिडेंट सीधा किसी को बाहर कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। अंडर आर्टिकल 102 सांसद को डिस्क्वालीफाई करने की प्रक्रिया आर्टिकल 102 के तहत चलेगी। उसके बाद प्रेसिडेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से डिस्कस करेंगे, तब ही किसी एमपी को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। डायरेक्टली प्रेसिडेंट किसी को डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। अब हम बात करेंगे इस वीडियो के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट की, जो कि है अध्यादेश।
प्रेसिडेंट को पावर है कि जब संसद में सत्र नहीं चल रहा है उस समय अगर रूल लाना ज़रूरी है तो राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस ला सकते हैं अंडर आर्टिकल 123। आप सभी को याद रखना है। ऐसा ही एक आर्टिकल मैं आप सभी को और बता रहा हूँ 213, जो कि राज्यपाल को पावर्स देता है स्टेट में अध्यादेश लाने की और उसको वापस लेने की। इसमें आप सभी को ये चीज़ याद रखनी है कि संसद अगर सत्र नहीं चल रहा है, राष्ट्रपति उसको ऑर्डिनेंस ला तो सकते हैं, लेकिन 6 हफ्ते के अंदर अंदर उसको पास करवाना होगा संसद से, नहीं तो वो नल एंड वॉइड हो जाएगा, अपने आप ही रद्द हो जाएगा। आप सभी ध्यान से देख सकते हो, 6 हफ्ते के अंदर अंदर उसे संसद से पास कराना पड़ेगा। 7वां पॉइंट पढ़ने से पहले आप सभी को 2 टेक्निकल वर्ड सीख लेने हैं। बिल क्या होता है और एक्ट क्या होता है। बिल होता है विधेयक, जो कि एक प्रस्ताव है जो पास होने के लिए संसद में रखा जाता है, लेकिन जब उसकी मंजूरी मिल जाती है दोनों सदनों से प्लस प्रेसिडेंट से तो वो कानून बन जाता है। आप सभी को ये दोनों पॉइंट ध्यान रखने हैं, बहुत बार कन्फ्यूज़न हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे बिल्स के बारे में। तो राष्ट्रपति के पास कौन सी शक्तियाँ हैं जब सदन में विधेयक लाए जाते हैं, तो जो मनी बिल्स होंगे आर्टिकल 117 के अकॉर्डिंग लाए जाते हैं, या आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग कोई भी स्टेट का नाम चेंज करना है या उसकी बाउंड्री छोटी बड़ी करनी है, या किसी स्टेट को 2 भागों में तोड़ना है, या किसी स्टेट को तोड़कर 2 यूटीज में बदलना है, तो वे सारे जितने भी विधेयक होंगे वे सारे के सारे पहले राष्ट्रपति से डिस्कस करना होगा और उसके अनुमति लेने के बाद ही संसद में रखे जा सकते हैं। राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि ये ठीक नहीं है तो वो पहले भी मना कर सकते हैं, इसलिए पूर्व अनुमति लेनी ज़रूरी है, प्रायर अप्रूवल लेनी ज़रूरी है। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल 93, जिसमें लिखा हुआ है कि लोकसभा अपने स्पीकर को और डेप्यूटी स्पीकर को खुद ही इलेक्ट कर सकती है। आप सभी को इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये बहुत बार रिपीट हुआ है, इसलिए मैंने आप सभी को वीडियो के बीच में बताया है, आप सभी को याद रखना है। उसके बाद हम राष्ट्रपति की इमरजेंसी पावर्स के बारे में पढ़ेंगे, आपातकालीन शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें मैंने आप सभी को हमेशा बता रखा है, पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें इमरजेंसी पावर्स के बारे में जिक्र किया था और सारे के सारे आर्टिकल मैंने आप सभी को बता दिए थे। आप सभी का इससे रिवीजन भी हो जाएगा और साथ साथ में आप सभी को एक बार वो वीडियो फिर से देख लेनी है, या फिर अगर आपने नोट्स बनाए थे तो आप उसको रिवाइज कर सकते हो। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल, आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। इसके बारे में मैंने आप सभी को पहले बता रखा है, इसलिए मैं ज़्यादा आप सभी का टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो आगे चलते हैं भाई, डिप्लोमेटिक पावर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इंटरनेशनल ट्रीटीज़, जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ हैं या 2 देशों के बीच जितने भी एग्रीमेंट हैं, हमारे MOU साइन होते हैं, सारे के सारे अपने देश के बिहाफ पर कौन उसको साइन करेगा? राष्ट्रपति। उसके बाद दूसरे देशों में अपने डिप्लोमेट भेजने की पावर किसको है? राष्ट्रपति को। और दूसरे देशों के डिप्लोमेट जो यहाँ भेजे जाते हैं उसको अनुमति कौन देगा? तो वो अनुमति देने की शक्ति किसको है? राष्ट्रपति को। आप सभी को सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। राष्ट्रपति की एग्जीक्यूटिव पावर्स के बारे में पढ़ेंगे, उसकी कार्यपालिका शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। तो देश में कानूनों को लागू करने की शक्ति आर्टिकल 53 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति के पास है। मैंने आप सभी को ये भी बताया था कि जो मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, इसलिए कार्यपालिका शक्तियाँ वास्तविक रूप से PM के पास है, लेकिन नामात्र रूप से राष्ट्रपति के पास है। आप सभी को मेरी ये लैंग्वेज आप सभी को ध्यान से सुननी है, जो मैंने आप सभी को कुछ सेकंड पहले बोल ली है। 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, अगर कंफ्यूज नहीं रहना है तो आप सभी को ध्यान से सुननी है। उसके बाद हम बात करेंगे नियुक्ति संबंधित शक्तियों के बारे में। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, कैग, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, उसके मेंबर्स, UPSC चेयरमैन और उसके मेंबर्स, और राष्ट्रपति की एग्जीक्यूटिव पावर्स के बारे में पढ़ेंगे, उसकी कार्यपालिका शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। तो देश में कानूनों को लागू करने की शक्ति आर्टिकल 53 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति के पास है। मैंने आप सभी को ये भी बताया था कि जो मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है,
इसलिए कार्यपालिका शक्तियां वास्तविक रूप से पीएम के पास है, लेकिन नामात्र रूप से राष्ट्रपति के पास है। आप सभी को मेरी ये लैंग्वेज आप सभी को ध्यान से सुननी है, जो मैंने आप सभी को कुछ सेकंड पहले बोल ली है। दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, अगर कंफ्यूज नहीं रहना है तो आप सभी को ध्यान से सुननी है। उसके बाद हम बात करेंगे नियुक्ति संबंधित शक्तियों के बारे में। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, कैग, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, उसके मेंबर्स, यूपीएससी चेयरमैन और उसके मेंबर्स, जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, जितने भी संवैधानिक निकाय हैं जिनका निर्माण संविधान के प्रावधानों के अकॉर्डिंग हुआ है, उनके हेड्स, जितने भी उनके अध्यक्ष होंगे, उन सब की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। उसके बाद हम पढ़ेंगे, अगर राष्ट्रपति को किसी भी चीज़ की जानकारी चाहिए तो वो अंडर आर्टिकल 78, आप सभी को ये आर्टिकल याद रख लेना है, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर से ले सकते हैं सारी की सारी जानकारी, जितनी भी संसद से रिलेटेड है, जितनी भी कानूनों से रिलेटेड है, सारी की सारी जानकारी प्रेसिडेंट पीएम से ले सकते हैं आर्टिकल 78 के अकॉर्डिंग, और सलाह ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से 143 के अकॉर्डिंग। अब हम वीटो पावर्स के बारे में पढ़ेंगे, आर्टिकल 111। इस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट चाहे तो बिल को पास करने से मना कर सकता है या उसको होल्ड पर रख सकता है विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन। तो इसमें हम ध्यान से पढ़ने हैं दो पॉइंट्स। प्रेसिडेंट बिल को वापस सदन में पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, लेकिन अगर संसद के सदनों ने फिर से बिल पास कर दिया तो उसको अप्रूवल देनी होगी राष्ट्रपति को, उसके बाद मना नहीं कर सकता। उसके बाद हमें दूसरा पॉइंट ध्यान से सुनना है, लेकिन अगर राष्ट्रपति ने होल्ड पर रख लिया, इसको पॉकेट वीटो बोलते हैं। आज तक हमारे देश में कितनी बार पॉकेट वीटो यूज हुई है, एक बार के लिए मैं आप सभी को बता देता हूं। तो भाई प्रेसिडेंट का नाम था ज्ञानी जेल सिंह। आप सभी को इनके बारे में रिसर्च करनी है, कौन सा विधेयक रोका था और कौन से सन में रोका था, आप सभी को कमेंट सेक्शन में बता के जाना है। अब इसमें क्या होगा कि रिकंसिडरेशन के लिए बिल भेजा ही नहीं गया तो संसद उसको दोबारा पास ही नहीं कर सकती, तो वह अनिश्चित काल के लिए रोका जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा उसके पद पर रहते हुए। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति ने अगले 100 साल के लिए रोक दिया, जब तक वो उस सीट पर बैठे हैं तभी तक उसको रोक सकते हैं। उसके बाद अगर नया राष्ट्रपति चाहे तो पॉकेट वीटो से उस बिल को हटाकर दोबारा पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। अगर संसद चाहे तो उसको दोबारा पास कर सकती है। अगला हमारा पॉइंट है राष्ट्रपति की सैनिक शक्तियां। सैन्य बलों की सारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं, लेकिन कोई मिसयूज ना कर पाए ऐसा प्रावधान भी संविधान में किया गया है कि इन शक्तियों का प्रयोग सिर्फ लॉ के अकॉर्डिंग होगा, राष्ट्रपति इसका मिसयूज नहीं कर सकता। अगला हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 72। इसमें क्या लिखा हुआ है कि किसी भी इंसान को राष्ट्रपति उसकी सज़ा के लिए उसको क्षमा कर सकता है, उसकी अवधि को घटा सकता है। मान लो किसी को 20 साल का कारावास दे दिया तो उसको 10 साल कर देगा, 5 साल कर देगा, वो राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद दंड की प्रकृति चेंज कर सकता है। मान लो किसी को फांसी दे रखी है तो उसको कारावास में उसको चेंज कर सकता है। ये सारी की सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति के अंदर निहित है। अब आप सभी को एक चीज़ और ध्यान रख लेनी है, अगर समाधान याचिका राष्ट्रपति ने रद्द कर दी तो दूसरी याचिका नहीं लगाई जा सकती। अब इसके साथ साथ हम जुडिशियल पावर्स के बारे में पढ़ेंगे, न्यायिक शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल 143, सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकने का प्रावधान राष्ट्रपति के पास है। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि मुझे सलाह की ज़रूरत है तो आर्टिकल 143 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट को सलाह देनी होगी, लेकिन राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। आप सभी को इस चीज़ का ध्यान रखना है। आई होप कि आप सभी को ये सारे के सारे आर्टिकल समझ आ गए होंगे, सारी की सारी पावर समझ आ गई होंगी। मैंने आप सभी का कोई भी टाइम वेस्ट नहीं किया है, सीधा मैं जितना भी पढ़ाता हूँ हमेशा पॉइंट टू पॉइंट बातें करता हूँ, इसलिए आप सभी को मुझ पर विश्वास रखना है। कभी भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, कभी भी आपको डायरेक्शन लेस नहीं बनाऊँगा। सारी की सारी चीज़ें मैं आप सभी को टाइम से पहले बताता रहता हूँ, इसलिए मुझ पर विश्वास रखना है। अब आप सभी को 6 क्वेश्चन दे रहा हूँ,
उनका सबका जवाब कमेंट सेक्शन में होना चाहिए। जितने भी बच्चे जवाब देते हैं मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ और उसका रिप्लाई करता हूँ। इसलिए जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ उससे ज़्यादा मेहनत आपको करनी है। जो भी टॉपिक से रिलेटेड मैं आप सभी को अब MCQ पूछ रहा हूँ उसका जवाब देकर जाना है 100% अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एक राज्य का राज्यपाल जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित होता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त होता है या राज्य विधानसभा द्वारा निर्वाचित होता है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, मिनिमम एज गवर्नर बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, आप सभी को याद होनी चाहिए, आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताकर जानी है। राज्यपाल के पद की सामान्य अवधि कितनी होगी, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 6 साल। उससे अगला हमारा क्वेश्चन है, क्या राज्यपाल फांसी की सज़ा को माफ़ कर सकता है, हाँ या ना में आप सभी को जवाब देना है। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, उसका आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना है। और साथ साथ में ये भी बताना है कि मुख्यमंत्री बनने की मिनिमम एज जो क्राइटेरिया है वो कितना है। आप सभी को ये सारे के सारे क्वेश्चंस का जवाब देना है और ऐसे ही मुझ पर विश्वास बनाए रखना है। मैं आप सभी की नैया पार करवा दूंगा। जितनी भी इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, जितने भी टारगेट्स दे रहा हूँ, आप सब फॉलो करते रहो, आप सभी का सिलेबस भी पूरा हो जाएगा। और साथ साथ में आप सभी को ऐसे क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे जो मैंने क्लास में करवाए हैं और आपके पेपर में मिल जाएंगे। अगर आप सभी को ये पूरी वीडियो समझ आई है तो आप सभी को वीडियो लाइक करनी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक राम राम भाई सारे ने।